everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज हम लोग करेंगे बीएसटी के चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। देखो, जब मैं आप लोगों को केस स्टडीज कराती हूँ तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर बहुत ही तरीके से पढ़ रखा होगा। तो पहली बात तो अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो डायरेक्टली केस स्टडीज पर मत कूदना, कोई सेंस नहीं बनता। ट्रस्ट मी, केस स्टडीज सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, उसके लिए आप चाहो तो डिटेल प्लेलिस्ट फॉलो करके डिटेल में चैप्टर पढ़ सकते हो। लग रहा है यार अब इतने से दिन है, टाइम कम है, तो आप बीएसटी की 15 डे स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। वहां पर ये चैप्टर मैंने सिर्फ 30 to 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कराया, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो कहीं से भी पढ़ के आओ, सबसे पहले चैप्टर पढ़ के आओ, देन केस स्टडीज पर आना। शुरू करें हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास में। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमेशा केस स्टडी पढ़ने से पहले ये देखो कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय वॉल्स लिमिटेड। यहां पर मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया है। सनकलाल एंड गगन स्टार्टेड देयर करियर इन वॉल्स लिमिटेड आफ्टर गोइंग थ्रू अ रिग्रियस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सनकलाल और गगन दोनों अपना करियर स्टार्ट करते हैं वॉल्स लिमिटेड के अंदर। एक प्रिंटिंग प्रेस है और एक अच्छा खासा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, मतलब प्रॉपरली इनका इंटरव्यू लिया जाता है, देन इन्हें हायर करा जाता है। सिंस दे हैड नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, दोनों फ्रेशर्स हैं, इनके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। द फर्म डिसाइडेड टू गिव देम 1 ईयर टू प्रूव देमसेल्व्स। और फर्म जो है वो इन्हें 1 साल का टाइम देती है, मतलब 1 साल से पहले फर्म इन्हें हटाएगी नहीं। फर्म इन्हें 1 साल का टाइम दे रही है कि ये लोग अपने आप को प्रूव कर सके, अपनी स्किल्स शोकेस कर सके, अपनी काबिलियत दिखा सके। तो यहाँ पर फर्म ने, वॉल्स लिमिटेड ने कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल फॉलो करा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। कि एक बार आपने अच्छे से बंदे का इंटरव्यू लेकर उसे हायर कर लिया, अब जल्दी से उसे हटाना नहीं, फायर नहीं करना, टर्मिनेट नहीं करना, उसे एक अच्छा खासा टाइम पीरियड देना, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का, कि बंदा अपने आप को प्रूव कर सके, अपनी स्किल्स दिखा सके, अपनी काबिलियत शो कर सके। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। जल्दी से टर्मिनेशन नहीं होना। Next question, if an organization does not provide the right place for physical and human resources in an organization, which principle is violated? What are the consequences of it? अच्छा, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिजिकल रिसोर्सेज के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है, कोई टूल बॉक्स कहीं पर भी रखा है, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, कोई मशीनरी कहीं पर भी पड़ी है, उसके लिए कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। इवन ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयज की भी कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। बंदे को ढूंढना है ना, तो ढूंढने में कम से कम 5-7 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं। किसी का कोई फिक्स्ड कैबिन नहीं है, कोई क्यूबिकल्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा? यहाँ पर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, सबके लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, सारी चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए, प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा। और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यानी कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी रिसोर्सेज को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, तो लॉट ऑफ टाइम लगेगा, यानी कि टाइम वेस्ट हो जाएगा रिसोर्सेज को लोकेट करने के अंदर। कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में हमें डिले देखने को मिलेगा, डिले इन एक्शन देखने को मिलेगा। एनर्जी वेस्ट होएगी रिसोर्सेज को ढूंढने में, बंदों को ढूंढने के अंदर। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी हमारी डाउन जाएगी, प्रोडक्शन साइकिल में हमें डिले देखने को मिलेगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉज वायलेटेड बाय मिस्टर राठौर। यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक करा गया है, फॉलो नहीं करा गया। व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ फॉलोइंग द अबव आइडेंटिफाइड प्रिंसिपल। अगर हम ऊपर जो प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करेंगे वो फॉलो कर लेते, मिस्टर राठौर अगर उस प्रिंसिपल को फॉलो करते, तो उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। A production manager, a top level in a reputed corporate, Mr. Rathore, holds the responsibility for ordering raw material for a firm. टॉप लेवल मैनेजर है मिस्टर राठौर, इनका काम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल ऑर्डर करना, रॉ मटेरियल परचेज करने का काम किसका है? इनका है। While deciding on supplier for the financial year, इस ईयर के लिए सप्लायर डिसाइड कर रहे थे, he gave the order to his cousin at a higher price per unit instead the firm's usual supplier who was willing to lower the rates for the order. अच्छा भाई,
अब जब ये रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर देते हैं सप्लायर को, सप्लायर डिसाइड करते हैं, तो एक तो फर्म का रेगुलर सप्लायर है, कौन है, रेगुलर सप्लायर है। ये रेगुलर सप्लायर कम रेट में रॉ मटेरियल दे रहा है, सस्ते में रॉ मटेरियल दे रहा है, उसकी बजाय ये जो मिस्टर राठौर हैं ये अपने कजन से रॉ मटेरियल खरीदते हैं जो कि इन्हें रॉ मटेरियल हाई प्राइस में दे रहा है, महंगे में दे रहा है। तो अगर ये फर्म के बारे में सोचते तो ये कहीं ना कहीं रेगुलर सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते ना, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है। लेकिन इन्होंने फर्म के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने अपने कजन के बारे में सोचा, फैमिली के बारे में सोचा। इन्होंने कजन से रॉ मटेरियल खरीदा जो कि रॉ मटेरियल महंगे में दे रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर दिया, फॉलो नहीं करा। इसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हमें पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये प्रिंसिपल यहां पर वायलेट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते, अगर मिस्टर राठौर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते, इससे सामान खरीदते रेगुलर वाले से, तो इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते। पहला है इनका स्टेटस इंक्रीज होता वर्कर्स की नजर में, वर्कर्स उनको देखकर सीखते कि यार कजन से नहीं खरीदा, रेगुलर जो सप्लायर है उससे खरीदा है, और वर्कर्स का बिहेवियर भी ऐसा ही बनता, वर्कर्स भी ईमानदार बनते ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स। कहीं ना कहीं वर्क कल्चर में एक हार्मनी देखने को मिलेगी, ब्रदरहुड वाली फीलिंग देखने को मिलेगी। एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो आप सारे पॉइंट्स में लिखकर आ सकते हो, समझ में आया। मेन है वर्कर्स की आईज में इमेज इंक्रीज होगी, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग, बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग देखने को मिलेगी, हार्मनी देखने को मिलती अगर ये ऐसा करते तो। समझ में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट ऋतिक प्लान्स टू अप्लाई। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी गई है, जो हम पढ़ते हैं ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड ऑल, इन प्रिंसिपल्स की बात करी गई है। ऋतिक इज डिजायरियस ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल। ऋतिक एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता है जहां पर वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल बनाया करेगा। ही प्रपोजेस टू अडॉप्ट अ लॉजिकल अप्रोच टू हिज बिजनेस रादर देन हिट एंड ट्रायल मेथड, एज ही नोज दैट दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडियस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। सही बात है, यहाँ पर जो ऋतिक है वो सोचता है कि मैं तो सारी चीजें लॉजिकली ही सोचूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पर कुछ भी नहीं होगा। इसकी वजह से एनर्जी भी बचेगी, वेस्टेज ऑफ टाइम भी कम होगा, मटेरियल का वेस्टेज भी कम होगा। अब याद कर लो, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब यही कहता है कि हर चीज जो है वो लॉजिक्स पर बेस्ड होनी चाहिए, कोई भी चीज इंट्यूशंस पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि हमें तो ऐसा लगा, कोई भी चीज हिट एंड ट्रायल मेथड पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके देख लो, सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा करके देख लेंगे। ऐसा कर लो, होता है सही तो ठीक है, नहीं तो ये वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हर चीज लॉजिक पर बेस्ड होनी चाहिए। दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहली चीज हो गई। ही प्लान्स टू अडॉप्ट पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, और ये सोचता है मैं कैसा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अपनाऊंगा, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां से दूसरी चीज निकल कर आई, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हो जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कौन सा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कैसे होता है, क्योंकि यहां पर मैनेजर्स का एटीट्यूड होता है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजर्स जो हैं वो अपने वर्कर्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। मैनेजर्स ऐसा सोच के रखे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी अचीव कर रहे हैं तो वो सिर्फ वर्कर्स की वजह से कर रहे हैं, वर्कर्स को शेयर दें वो सक्सेस का, और वर्कर्स भी अननेसेसरीली स्ट्राइक्स वगैरह ना करें, हड़ताल वगैरह ना करें। तो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Moreover, he plans to seek the opinion of his workers before taking any important decision. अच्छा, जब भी कोई important decision लेगा उससे पहले वो अपने workers के suggestions सुनेगा, अपने workers के opinions लेगा। ये थर्ड हमारा हो जाता है cooperation not individualism. Cooperation not individualism यही कहता है कि workers should not close their ears to a constructive suggestion of employee. अगर employee कोई constructive suggestion देना चाहता है, idea देना चाहता है, तो workers अपने कान बंद ना करें, उनके suggestions, के ओपिनियंस को सुने। तो ये तीन साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहां पर ऋतिक प्लान कर रहा है कि वो फॉलो करेगा। पहला हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब,
लॉजिक्स पर बेस्ड होनी चाहिए हर चीज, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करें, कोऑपरेशन होना चाहिए, वर्कर्स के कंस्ट्रक्टिव सजेशंस को मैनेजर सुने और उन्हें इस चीज के लिए रिवॉर्ड भी दे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल इज एडवाइजिंग नीरज टू फॉलो व्हाइल डूइंग अ जॉब। अच्छा, यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स की बात करी गई है। नीरज इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन एन आईटी कंपनी। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग मेहुल हिज प्रोजेक्ट मैनेजर, नीरज ने ज्वाइन करा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो है मेहुल। मेहुल जो है वो नीरज से कहता है that during the course of his work he will come across many such opportunities which will tempt him to misuse his power for individual or family's benefit at the cost of general interest of the company। ये तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। मेहुल जो है वो नीरज को गाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसका फायदा तुम अपने पर्सनल यूज के लिए उठा सकते हो, अपने फैमिली के बेनिफिट के लिए उठा सकते हो, और ऐसे में कहीं ना कहीं तुम ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट है उसे दांव पर लगा दोगे, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज करोगे। इन सच सिचुएशन ही शुड रादर एग्जिबिट एग्जाम्पलरी बिहेवियर एज इट विल रेज हिज स्टेटस इन द आईज ऑफ द कंपनी। तो ऐसे में मेहुल कहता है ऐसे में तुम्हें एकदम कभी भी बायस्ड नहीं होना, तुम्हें अपने बारे में, फैमिली के बारे में नहीं सोचना, तुम्हें पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। ऐसे में तुम्हारी इज्जत इंक्रीज होगी, तुम्हारा स्टेटस इंक्रीज होगा कंपनी की नजर में। तो ये तो हमें समझ में आ गया, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम प्रायोरिटी देनी है, पहला हो गया। ऑल्सो फॉर इंटरेक्टिंग विद एनीवन इन द कंपनी ऑन ऑफिशियल मैटर्स, जब भी ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करने हैं, ही शुड अडॉप्ट द फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी। आपको फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ मतलब यहाँ पर बात करी गई है स्कालर चेन की। स्कालर चेन ही होती है ना फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, वो फॉलो करनी है। तो दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, की टेम्प्ट नहीं होना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, और स्कालर चेन यहाँ पर फॉलो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दो टेक्निक्स की बात करी गई है। शक्ति आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम यूएसए रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड अ कॉफी शॉप। एक कॉफी शॉप स्टार्ट करी जिसका नाम है फियोमा कॉफी, मुंबई के फेमस मॉल के अंदर। द स्पेशलिटी ऑफ द कॉफी शॉप वाज द स्पेशल अरोमा ऑफ कॉफी। कॉफी का एक स्पेशल अरोमा, ये स्पेशलिटी है। समहाउ द बिजनेस वाज नीदर प्रॉफिटेबल, फिर भी बिजनेस कोई ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, ना ज्यादा पॉपुलर हुआ। शक्ति रीजन फाइंड आउट करना चाहती थी, इसके लिए उसने रिया को अपॉइंट करा। रिया जो है वो एमबीए है एक रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, तो इस काम के लिए उसने किसे अपॉइंट करा? रिया को अपॉइंट करा। रिया टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स and found out that though they loved the special unique aroma of coffee but were not happy with the long waiting time taken to process the order। अच्छा, रिया कहती है, रिया ने पता लगाया कि जो भी क्लाइंट्स हैं उन्हें स्पेशल अरोमा जो है वो कॉफी का वो बहुत पसंद आता है, लेकिन कॉफी बन के आने में जो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग वेटिंग टाइम लगता है, उससे जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो खुश नहीं है। पहली चीज उसने आइडेंटिफाई कर ली। शी एनालाइज्ड एंड फाउंड दैट देयर वर मेनी unnecessary obstructions which could be eliminated। She fixed a standard time for processing the order। अब उसने क्या करा? उसने बहुत सारे unnecessary obstructions थे, उन्हें खत्म करा, और उन्होंने कॉफी का ऑर्डर पूरा होने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि एक कॉफी का ऑर्डर पूरा होने में हार्डली 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, तो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करा। इसका मतलब यहां पर रिया ने क्या कर दी? टाइम स्टडी कर ली, टाइम स्टडी करी। She also realized that there were many flavors whose demand was not enough, so she decided to discontinue the sale of such flavors। अच्छा, अब रिया ने एक काम और करा। रिया ने देखा कि बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं जिनकी मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है। मान लो 20 फ्लेवर्स बेचे जा रहे हैं, 20 में से सिर्फ 5 की डिमांड है, तो बाकी के जो 15 हैं उन्हें डिसकंटिन्यू कर देना। तो यहां पर इसने क्या करा? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करा कि जब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मार्केट में उतने प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, हमारे सिर्फ बेस्ट 5 की डिमांड है, तो बाकी के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर देना, उनकी सेल्स को रोक देना। तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो यहां पर दो टेक्निक्स कौन कौन सी है? पहली तो टाइम स्टडी करी गई, पता लगाया जा रहा है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है। इसकी हेल्प से हम हमारे वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि आपको इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। हमें यह पता लगा सकते हैं
कि हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन से वर्कर्स एफिशिएंट है, कौन से इनएफिशिएंट है। अगर वर्कर 10 मिनट डिसाइड करें कि कॉफ़ी को बनने में 10 मिनट लगना चाहिए, वो 10 मिनट में कॉफ़ी बना देता है, एफिशिएंट वर्कर है। 20 मिनट में कॉफ़ी बना के देता है, इनएफिशिएंट वर्कर है। टाइम स्टडी दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि जो अननेसेसरी कॉफ़ी थी, जिनकी इतनी डिमांड नहीं थी, फ्लेवर्स थे जिनकी इतनी डिमांड नहीं थी, उन्हें बंद करा गया। तो अननेसेसरी डाइवर्सिटी जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में हम चीज़ें बेच रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बेच रहे हैं, उसे बंद करना, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। समझ में आ गया? इसी के साथ में अच्छा 2 क्वेश्चंस और है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिलाई ऑन ऑपरेशन रिसर्च एंड प्रोसेस चार्ट्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये तो देखते ही समझ में आ जाएगा, जब भी हम ऐसी टेक्निक की बात करें जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए और प्रोडक्ट सबसे शानदार क्वालिटी का बने। मतलब हम फैटिक स्टडी कर रहे हैं, टाइम स्टडी कर रहे हैं, मेथड स्टडी कर रहे हैं, मोशन स्टडी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर हम एक श्योर करके रखते हैं कि हम ऐसा मेथड चुने जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम आए और जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का बनना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, लिन डैंग, HR मैनेजर ऑफ जियो लिमिटेड, expects his subordinates to work for happiness and pleasure of being in organization. Which principle of management is being overlooked? यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा गया? तो ये जो HR भाई साहब हैं, ये अपने सबॉर्डिनेट्स वर्कर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्कर्स जो हैं उन्हें पैसे से कोई लेना देना ना हो, वो हैप्पीनेस के लिए काम करें। उन्हें खुश होना चाहिए कि यार उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिली, तो वो खुशी के लिए काम करें, वो प्लेजर के लिए काम करें। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल पर फोकस नहीं करा गया? यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज पर फोकस नहीं करा गया। एम्प्लॉइज से एक्सपेक्ट करे जा रहा है कि आप खुशी के लिए काम करो, आपको प्लेजर फील होना चाहिए कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड कोई बात नहीं करी गई। कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक्ड हो गया? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जेके कंप्यूटर्स इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर्स। इसका काम क्या है? कंप्यूटर्स को असेंबल करने का। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग रेस्ट विद टॉप मैनेजमेंट व्हाइल द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन ओनली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। अच्छा, जेके कंप्यूटर्स जो कंप्यूटर्स असेंबल करने का काम करता है, यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर्स सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं और प्लान्स को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का। मतलब मेजर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कौन ले रहे हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स ले रहे हैं। On the other hand, Progressive Computers Limited is a large company where a number of people from each level are involved in decision making process. अब इस कंपनी में उल्टा है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग डिसीजंस ले सकते हैं, सबके पास में पावर है, अथॉरिटी है। The application of the principle of centralization and decentralization is different in the two organizations as a situation in each enterprise is not same. तो सेम प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरह से अप्लाई हो रहा है। ऊपर वाले के अंदर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स डिसीजन ले सकते हैं, नीचे वाले के अंदर हर एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पीपल डिसीजंस ले सकते हैं, सबके पास में पावर है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का कौन सा नेचर पता चलता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा नेचर पता चलता है? मेनली बिहेवियरल नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं, यूनिवर्सल नहीं, कंटिंजेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वरी करते रहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की सिचुएशन अलग अलग है, तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? कंटिंजेंट होते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वरी कर जाते हैं। लास्ट है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ एनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिटेड द फैक्ट्री ऑफ जयपुर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। एनके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो एक फैक्ट्री विजिट करते हैं, जयपुर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स। यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं। दे ऑब्जर्व दैट डिफरेंट वर्कर्स वर एलोकेटेड डिफरेंट टास्क लाइक कटिंग द फैब्रिक एज पर स्पेसिफिकेशन, स्टिचिंग ड्रेसेस, putting buttons, ironing the finished dresses, पैकिंग दैम एंड पुटिंग लेबल्स। अच्छा, यहाँ पर बच्चों ने देखा कि अलग अलग जो वर्कर्स हैं उन्हें अलग अलग काम एलोकेट कर रखा है, अलग अलग काम अलॉट कर रखा है। कोई कटिंग से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई स्टिचिंग का काम कर रहा है, कोई बटन लगा रहा है, कोई आयरन कर रहा है, कोई पैकिंग से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई लेबल्स लगा रहा है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टोल्ड द स्टूडेंट दैट दिस रिजल्ट्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आउटपुट। इसकी वजह से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज होती है।
They also observed orderliness in the factory as there was a fixed place for everything and it was present there. अच्छा स्टूडेंट्स ने एक चीज और देखी, फैक्ट्री के अंदर ऑर्डरलीनेस थी, हर चीज एक फिक्स्ड प्लेस पे थी, जितना भी मैन एंड मटेरियल था वो सारी चीजें एक फिक्स्ड प्लेस पर थी. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द अबव केस. देखकर समझ में आ रहा है ऊपर क्या हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ है, काम को डिवाइड करा गया है, और यहाँ पर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की हर चीज जो है वो अपनी सिस्टमैटिक जगह पर है, हर चीज के लिए एक फिक्स्ड प्लेस है. तो इसी के साथ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की भी सारी केस स्टडीज कवर कर ली. मतलब चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडीज हम लोग कर ही चुके थे, चैप्टर नंबर 2 की केस स्टडीज हम लोगों ने कवर कर ली, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के कीवर्ड्स हम लोग कवर कर चुके हैं. तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स मांग रहे हैं, तो नोट्स के लिए देखो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा. ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. अभी हो सकता है नाम से आपको एप्लीकेशन ना मिले, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक मेंशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. वहां पर आपको साइड में आप देखोगे फ्री कंटेंट अवेलेबल है. फ्री कंटेंट के अंदर आपको बीएसटी के पूरे कोर्स के फ्री नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय.